सबसे पहला इसमें सवाल है, डिफाइन कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव प्रूफ दोनों एक ही बात है। कोई भी ऐसा प्रूफ या एविडेंस जिससे कोर्ट कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हाँ ये बातें हुई होंगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था आप लोगों को कि लड़के का जो है शादी हुआ था और उसके 180 दिन के बाद जो है बच्चा होता है, वो कंक्लूसिव है नेचर में। क्यों? क्योंकि 180 दिनों के बीच में अगर कोई बच्चा होता है तो लॉ ये मानता है कि भाई बच्चा उसी का होगा। इसके बाद आपको कुछ प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है और न कोर्ट आपका प्रूफ लेगा। तो कोई भी ऐसा एविडेंस या प्रूफ जिससे कोर्ट को जो है कंक्लूजन पे पहुंचने में मदद मिलता हो और कोर्ट को लगे कि नहीं मैं जो है कंक्लूजन पे पहुंच गया हूं। जैसे कोई मर्डर हुआ, मर्डर के जगह पे वेपन मिला, मर्डर के जगह पे आधार कार्ड मिला, मर्डर के जगह पे ब्लड स्टेन्स कपड़े मिले, ठीक है, मर्डर के जगह पे 2-3 गवाह मिले, सब ने कंक्लूसिवली बोला कि इसी ने अपराध किया है। तो अब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोर्ट को कोई गवाह की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एविडेंस या प्रूफ जो किसी अपराध के होने की संभावनाओं को कंक्लूड करता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, ठीक है, तो वो कंक्लूसिव एविडेंस या प्रूफ होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने के पीछे का रीजन, ठीक है। मान के चलो मैं किसी को मारना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे मन में कुछ तो मोटिव होगा ना, कुछ तो उसका रीजन होगा ना मुझे उसको मारने का। उसने मेरे भाई को मारा था या उसने मेरी बहन को मारा था या उसने मेरे चाचा को मारा था, कुछ तो मेरा रीजन रहेगा ना वो एक्ट करने का। अगर मैं किसी को चाकू मार रहा हूं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा जो मैं ये एक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी एक्ट करने के पीछे का जो रीजन होता है उसको मोटिव कहा जाता है, ठीक है। रीजन बिहाइंड द एक्ट और कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, सोशल मीडिया का जैसे मान के चलो, या लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, मोबाइल में कुछ है, व्हाट्सएप चैट है, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड एडमिशन। एडमिशन का मतलब किसी फैक्ट को एडमिट करना, एडमिशन कहलाता है। कन्फेशन का मतलब किसी अक्यूज के द्वारा किसी क्राइम को करने के संदर्भ में एक्सेप्टेंस देना कि हाँ मैंने ही वो अपराध किए हैं, कन्फेशन होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन का मतलब है जज के सामने जो कन्फेशन दिया जाता है वो होता है जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है। एक होता है नॉन जुडिशियल कन्फेशन। नॉन जुडिशियल कन्फेशन का मतलब जज के अलावा कहीं दिया जाता है वो। तो जज के अलावा किसी क्रिमिनल ट्रायल में कहां दिया जाएगा? पुलिस के सामने। और पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। स्टेटमेंट नहीं होगा यहाँ पे, ये एडमिशन होना चाहिए था, उसने गलत लिखा है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन और कन्फेशन में अंतर यह है कि एडमिशन सिविल केस में ज्यादा होता है, कन्फेशन क्रिमिनल केस में होता है। एडमिशन किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करने के बारे में, एडमिट करने के बारे में है, ठीक है, जबकि कन्फेशन किसी अपराध को स्वीकार करने के बारे में है। एडमिशन कोई भी दे सकता है किसी भी केस में, ठीक है, सिविल सूट में कोई भी दे सकता है फैक्ट एडमिशन, लेकिन कन्फेशन कौन देगा? क्रिमिनल में सिर्फ अक्यूज देगा जिसने वो अपराध करा, ठीक है। एडमिशन के आधार पर आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट को लोग एडमिट करते हैं, तो हर फैक्ट एडमिट करने के लिए आप कंक्लूजन पे थोड़ी आ सकते हैं। लेकिन कन्फेशन जो होता है वो कंक्लूसिव इन नेचर होता है। किसी ने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने ही अपराध किए थे, तो कोर्ट सीधा उसको जो है पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट है एडमिशन और कन्फेशन के बीच। नेक्स्ट है आपका ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन रेलेवेंट।
कब होगा किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन का रिलेवेंसी? जब कोई ऐसा मामला कोर्ट के सामने आता है और कोर्ट किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट का ओपिनियन तब रेलेवेंट हो जाता है जब कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, या मान के चलो रेप हुआ, या मान के चलो आपका किसी का चेक बाउंस का केस है जिसमें सिग्नेचर का एक्सपर्ट का सलाह जरूरी है। ठीक है, कोर्ट ने सब सारा फैक्ट वगैरह देख लिया, कोर्ट ने सारे एविडेंस को छानबीन कर लिया, लेकिन अब जो है फाइनल मामला सिग्नेचर के ऊपर फंसा हुआ है। तो कोर्ट तो सिग्नेचर का एक्सपर्ट है नहीं कि समझ पाए, राइट? तो उस समय कोर्ट के पास एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर कोर्ट जो है बिना एक्सपर्ट के ओपिनियन के किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता, तो उस परिस्थिति में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसको सामने वाले ने खुद एक्सेप्ट कर लिया हो, ठीक है, या कोर्ट ने जुडिशियली नोटिस में ले लिया हो, ठीक है, या कोर्ट ने अपने स्तर पर उसको एडमिट कर लिया हो। ठीक है, तो ये तीन तरीके से जो है किसी भी फैक्ट को अगर क्या बोलते हैं कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, बंदे ने खुद से एडमिट किया हो कि हाँ ऐसा हुआ था, फिर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जुडिशियली नोटिस में ले लिया है उसको, ठीक है, और या कोर्ट ने उस फैक्ट को सामने से एक्सेप्ट किया हो। तो ऐसी तीन परिस्थितियों में जो है कोर्ट को अगर आप कोई फैक्ट देते हो तो उसको वापस से आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का मतलब कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एविडेंस जो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में हो, ठीक है, जिसके अलावा आपके पास कोई भी बेस्ड एविडेंस नहीं होता, उसको बोला जाता है प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, दूसरा है आपका व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन तो मैंने बताया था, लीडिंग क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन में ही आप सामने वाले को लीड कर रहे हो। ठीक है, लीड करने का मतलब आप उसको उसी में आंसर भी बता रहे हो। एग्जाम्पल फॉर किसी अक्यूज्ड का मैं एग्जामिनेशन ले रहा हूं, ठीक है, चीफ एग्जामिनेशन, कि भाई तुमने वो अपराध किए थे या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो उस समय मुझे ये पूछना चाहिए था कि आपको चोट लगा तो आपको कहाँ लेके जाया गया। ठीक है, जबकि मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं कि तुमको चोट लगा था तो वो धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में लेके गया था ना, तो वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ मुझे वहीं लेके गया था, ऐसा बोल सकता है ना वो। तो आपको ऐसे नहीं पूछना है कि भाई तुमको चोट लगा था तो तुमको धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में लेके गया था, कि क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं पूछ सकते। आपको ये पूछना है कि आपको चोट लगा था तो आपके चोट लगने के बाद क्या हुआ? तो वो बोलेगा कि मुझे मेरे भाई ने उठा के हॉस्पिटल ले गया। फिर आपको पूछना है कौन से हॉस्पिटल? तो धीरू भाई। ऐसे होता है क्वेश्चन, जब चीफ या क्रॉस में पूछा जाता है तो आप उससे पूछने जैसा पूछो, बताने जैसा नहीं पूछना है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये होता है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप आंसर भी सजेस्ट कर रहे हो उसको। ठीक है, ये याद रखना, 2 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन हमेशा क्रॉस में पूछा जा सकता है, ठीक है, चीफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, और एक और क्वेश्चन होता है जो नहीं पूछा जा सकता है, वो होता है स्कैंडलस क्वेश्चन। स्कैंडलस क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसा कोई क्वेश्चन जिससे सामने वाले का सम्मान या उसके चरित्र पर आप सवाल या निशान खड़े कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आप नहीं पूछ सकते। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर किसी महिला के साथ रेप हुआ, मैं पूछ रहा हूं आप उस दिन क्या कर रहे थे वहां पर? मैं जॉब पे जा रहा हूं। आपके साथ रेप दिन में हुआ था कि रात में? आपका पहले कपड़ा उतारा गया था कि ऐसे ही रेप किया गया?
ऐसा आप सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इससे महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, उनके चरित्र पर सवालिया निशान उठता है, ठीक है। तो इसीलिए स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर आप गलती से पूछ भी दिए तो सामने वाला जो लॉयर रहेगा वो बोलेगा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सवाल नहीं पूछा जा सकता, दिस इज अ टाइप ऑफ स्कैंडलस क्वेश्चन, हाउ कैन ही आस्क, ऐसा। तो फिर कोर्ट बोलेंगे ऑब्जेक्शन सस्टेन, ऑब्जेक्शन रिजेक्ट, ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका विच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड टू अ विटनेस, कौन से टाइप के सवाल आप विटनेस से नहीं पूछ सकते। तो लीडिंग क्वेश्चन, सिंपल है ना, आपका कोई विटनेस है, आप उसको बुलाए हो, तो आप उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर सजेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन व्हाट सर्कमस्टांसेज लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी, अरे यार एक ही सवाल को 3 बार घुमा के, कौन से सिचुएशन में, चीफ एग्जामिनेशन के दरमियान आप नहीं पूछ सकते, ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन का मतलब अपने ही विटनेस का जब आप खुद से एग्जामिन कर रहे हो तब नहीं पूछ सकते, सिंपल। नेक्स्ट है आपका हु में टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई कर सकता, टेस्टिफाई का मतलब कोर्ट में कौन गवाही दे सकता है, कोर्ट में कौन सवाल का जवाब दे सकता, ऐसा। तो टेस्टिफाई का मतलब है कि कोई भी कोर्ट में जो गवाही दे सकता है, तो गवाही तो कोई भी दे सकता है। कोर्ट ऑफ लॉ में एवरी पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ठीक है, अनलेस द कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। जब तक कोर्ट ने कोई सवाल पूछा और सामने वाला अनसाउंड माइंड था या बच्चा था, अब कोर्ट का सवाल वो नहीं समझ पा रहा है, राइट, तो वो टेस्टिफाई नहीं कर सकता। अदर देन 100% हर बंदा जो है टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है। कॉम्पिटेंट कौन नहीं होगा, जिसको कोर्ट कंसीडर कर लेगा कि भाई इससे सवाल पूछा था मैंने, ये सवाल समझ नहीं पा रहा है और जवाब भी गलत दे रहा है, तो वो फिर टेस्टिफाई के लायक नहीं है, ठीक है। तो वो टेस्टिफाई नहीं कर सकता। अदर देन हर इंसान कोर्ट ऑफ लॉ में सवाल के जवाब दे सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन कोर्ट, कोर्ट का मतलब ऑल जज और मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने जुडिशियली एक्ट करने का पावर दिया हुआ है, ठीक है, और जो एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज किए गए हैं लीगली, वो जज होता है, कोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एविडेंस में बी गिवन ऑफ विच फैक्ट, किस फैक्ट के लिए आप एविडेंस दोगे। तो एविडेंस हमेशा फैक्ट इन इश्यू के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब कोई विवादित मुद्दा है, कोर्ट में गया, तो आप उसी से रिलेवेंट कोई एविडेंस दोगे ना, उसी से रिलेवेंट कोई फैक्ट दोगे ना। आप अदर फैक्ट तो कुछ दे, जैसे मान के चलो मेरा और मेरा एक घर है, उस पर अनीता मैडम ने क्लेम किया कि ये मेरा घर है, ठीक है। तो इस घर का असली कागज किसके पास है वो दिखाना है कोर्ट ऑफ लॉ में, सिंपल सी बात है। अब मैं कोर्ट में तीसरे किसी बंदे का जो है फैमिली डिस्प्यूट का एक रिकॉर्डिंग कोर्ट में देता हूं कि सर ये देखिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग, इसमें कितना मस्त झगड़ा हो रहा है, कोर्ट लेगा क्या, कोर्ट बोलेगा इस दोनों के प्रॉपर्टी से उसके वीडियो का क्या मतलब लेना देना है, ठीक है। तो कोई भी डिस्प्यूट जब होता है, ठीक है, तो उसमें विवादित कोई तथ्य होते हैं, इशू इन फैक्ट होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा इशू इन फैक्ट से कनेक्टेड जो भी फैक्ट होता है कोर्ट ऑफ लॉ में आपको वो देना होता है, ठीक है। तो यहां सवाल पूछ रहा था एविडेंस में बी गिवन ऑफ विच फैक्ट, तो फैक्ट इन इशू में जो भी एविडेंस है उससे कनेक्टेड आपको जो है, चाहे वो एग्जिस्ट करता हो या एग्जिस्ट नहीं करता हो, अगर कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसको दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की जो वार्तालाप होती है उसको बोला जाता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। कोई क्लाइंट आया मेरे पास, उसने बोला सर मैं फलाने के घर में चोरी तो किया हूं लेकिन मुझे बचा लो, ठीक है, मैंने चोरी नहीं किया, ऐसा करके कोर्ट में दिखा के आप जो है मुझे बचा सकते हो। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो ये मेरा धर्म है कि मैं उसे बचाऊं, भले उसने अपराध किए हो,
एक एडवोकेट के लिए प्रोफेशनल एथिक्स से ऊपर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और प्रोफेशनल एथिक्स एडवोकेसी का यही बोलता है कि अगर कोई बड़े से बड़ा भी अपराधी आपके पास आया है ना, तो आप 100% दोगे उसको प्रोटेक्ट करने में। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई मर्डर का आरोपी आया तो नहीं यार इसने मर्डर किया, इसको तो सजा दिलवाऊंगा मैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास कोई आया है तो आप पर भरोसा करके आया है। लीगल प्रोफेशन में जो भी क्लाइंट आपसे मिलता है, आप पर भरोसा रख के आता है कि आप उसको बचाओगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि कोई भी बंदा आपके, कोई भी क्लाइंट आया आपके यहाँ, आपको बोला कि सर मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी किया था लेकिन मैंने इतना नहीं चोरी किया था, लेकिन उसने मुझे इल्जाम में फंसा दिया। अब वो बेचारा बोला, उस अब उसका वकील का धर्म क्या है कि वो पूरा एविडेंस वगैरह सब देख ले और फिर अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करे, ठीक है। ये धर्म है उसका। कभी कभी क्या होता है, एडवोकेट सामने वाली पार्टी से मिलके अपने क्लाइंट को ही फंसा देता है, जो कि गलत है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यही बोलता है कि कोई भी क्लाइंट आपसे अपना कॉन्फिडेंशियल बातें बताता है तो वकील का काम है कि उसके अपने क्लाइंट की बात को अपने अंदर रखे, ठीक है। कोई एडवोकेट अपनी सलाह किसी क्लाइंट को देता है तो उस क्लाइंट का भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने एडवोकेट के द्वारा दिए गए सलाह को हर किसी को ना बोले, ठीक है। मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि आप बोलना कि मैंने वो चोरी नहीं किए थे, मैं तो वहां गया ही नहीं था, मैं तो दूसरे गांव में था, ठीक है। ये तो एडवोकेट ने अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कहा था ना। अब ये हर जगह बोलता फिर रहा है तो ये गलत है, ठीक है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब है क्लाइंट जो बातें बताई है वकील को, वकील चुप रहेगा, वो सिर्फ अपने पास रखेगा वो बातें। क्लाइंट को अगर वकील ने कुछ बताया है तो क्लाइंट भी अपनी बातें अपने तक ही रखेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा या किसी गवर्नमेंट ऑफिस से द्वारा दिए गए जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट मतलब किसी इंडिविजुअल इंसान का खुद का, मेरा कोई जमीन का कागज है वो मेरे खुद का है, ठीक है। मुझे किसी ने गिफ्ट डीड बना के दिया था वो मेरा खुद का है, ठीक है। तो ये मेरा कोई ये क्या बोलते हैं ये एग्रीमेंट है वो मेरा खुद का है। तो कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके खुद के पर्सनली मतलब वो है तो वो होता है प्राइवेट। अदर देन सब होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, पब्लिक। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव हिज एविडेंस इन कोर्ट। कोई भी, मैंने आप लोगों को बताया होगा एविडेंस के टाइम पर कि एक होता है डम्ब विटनेस, ठीक है। डम्ब विटनेस का मतलब क्या होता है, जो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा कोई एविडेंस या ऐसा कोई विटनेस जो बोल नहीं सकता तो वो कैसे गवाही देगा, वो लिख के गवाही देगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बंदा जो बोल नहीं सकता, स्पीक नहीं कर सकता, तो वो रिटन में देगा। लेकिन रिटन के साथ ही उसके एविडेंस को क्या बोला जाएगा, ओरल एविडेंस ही। क्यों, क्योंकि उसको बोल के देना था, बंदा बोल नहीं पा रहा है इसीलिए लिखा। तो लिखा का मतलब ये नहीं कि रिटन एविडेंस हो गया, नो, वो कंसीडर ओरल एविडेंस ही किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच आर 5 ईयर ओल्ड। कोई भी, मैं आपको बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड हो, 5 साल से पुराना हो या 30 साल से पुराना हो, कोर्ट को सिर्फ इतना ध्यान में रखना होता है कि वो जो कस्टडी था उस पर्टिकुलर एविडेंस का या रिकॉर्ड का, वो प्रॉपर जगह पे था या नहीं था। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, जो कस्टडी का प्रमाण दे रहा है वो एकदम प्रॉपर जगह पे था और प्रॉपर होने के साथ कोर्ट को ये प्रिजम्पशन हो जाता है कि नहीं वो सही है, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि कोई 5 साल का पुराना एविडेंस है या कोई 30 साल का पुराना है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है उसमें कि कोर्ट पहले कस्टडी देखेगा कि उसका प्रॉपर कस्टडी में था या नहीं था, ठीक है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं ये जो एविडेंस लाया है ये प्रॉपर कस्टडी में था, ठीक है, 30 साल से या 5 साल से,
तो कोर्ट उसको वैलिड मानेगा, ठीक है। और उस पर जिसके भी सिग्नेचर होंगे कोर्ट उसको सही मानेगा कि हाँ भाई उसी बंदे का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिव एनी टू वे बाय विच क्रेडिट ऑफ विटनेस में बी इम्पीच्ड बाय द एडवर्स पार्टी। एडवर्स, देखो किसी भी विटनेस के गवाही को अगर आपको झूठा साबित करना है ना तो उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। आपको विटनेस की क्रेडिबिलिटी कम करनी है तो उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, किसी बंदे ने कोई स्टेटमेंट दिया, विटनेस ने, मान के चलो किसी गवाह से सवाल किया गया कि आप जब वहां पे अपराध हो रहा था तो आप वहां क्या कर रहे थे, तो वो बोलता है कि सर मैं जॉब पे जा रहा था, ठीक है। उसने बोला कि मैं जॉब पे जा रहा था, ये हो गया। अब अपोजिट पार्टी जब उसके स्टेटमेंट को ये इम्पीच करना चाहे या उसके विटनेस को विटनेस की क्रेडिबिलिटी को कम करना चाहे तो वो उससे पूछेगा कि आपने बोला कि आप मर्डर के स्थान पर थे। हाँ सर मैंने बोला मैं ही था। क्या कर रहे थे आप वहां पर? सर मैं जॉब पे जा रहा था। अच्छा ओके। आपका जॉब कितने दिन आप जाते हो सप्ताह में, किस दिन छुट्टी रहता है? वो बोलता है सर मेरा संडे को छुट्टी रहता है और मेरा 6 दिन वर्किंग रहता है। ओके ठीक है। आपको पता है जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन कौन कौन सा दिन था? ये पचका हो गया इसका, इसको पता ही नहीं कि वो दिन कौन सा था, ठीक है। अब ये देखो, अब कोर्ट में इसने बोला, सामने वाले इस वकील ने, सर ये इन्होंने बोला कि मैं जॉब पे जाते समय देखा कि इसका मर्डर हुआ था। इनका मानना ये भी है कि ये इनका संडे को छुट्टी रहता है, ठीक है। मैं कोर्ट का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा माय लॉर्डशिप, ये मर्डर संडे को हुआ था और ये उस दिन घर पे थे। ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं कि मैं संडे को मैं जॉब पे जा रहा था तो देखा। अगर ये संडे को छुट्टी पे रहते हैं तो ये कैसे देख लिए, जबकि ये मर्डर तो संडे को हुआ है और संडे को इनका छुट्टी रहता है। तो ये काम पर कैसे गए और देख कैसे लिए? तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने जो भी एक स्टेटमेंट दिए थे हमने उसको इनकंसिस्टेंट कर दिया, ठीक है, कि भाई ये गलत बोल रहा है। इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये कल जो गवाही देने आया था ये बहुत अच्छा था, किसी से कुछ पैसा वैसा नहीं खाया था। आज जो गवाही देने आया है इसने पैसा लिया है उससे और ये सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए इससे वो पैसा ले रहा है, ठीक है, अपनी गवाही बदलने के लिए। पकड़ में आ जाएगा। अब कोर्ट उसके गवाही को मान्यता देगा क्या? नहीं देगा। तो ऐसे बहुत सारे मतलब ये हैं सिचुएशन जहां पे आप सामने वाले जो एविडेंस होते हैं, विटनेस होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को आप इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हेन कैन दी एडवर्स पार्टी, ये एक ही बात है। कोई भी विटनेस की गवाही जब होती है तो उसका जो क्रेडिबिलिटी खत्म करेगा वो अपोजिट पार्टी ही करता है। मैं अपने गवाह की गवाही ले रहा हूं तो मैं क्यों उसको इम्पीच करूंगा, मैं क्यों उसके गवाही को गलत साबित करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये एक ही सवाल 2 बार पूछ दिया है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब कोई भी सूचना जो आप रिसीव होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। किससे संदर्भित? तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमें किसी ऑफेंस के या किसी फैक्ट के या किसी सिचुएशन का इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। तो कोई भी एविडेंस या कोई भी ऐसा फैक्ट जिसके होने या ना होने, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का जब हमें इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन इज एसेंशियली कम्युनिकेटेड नॉलेज और अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ फॉर्मल क्रिमिनल चार्ज दैट इनिशिएट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट, ठीक है। इन सिंपली ए फॉर्मल एक्यूजेशन also known as complaint that the prosecutor usually files। अब कोई भी अपराध हुआ है तो उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा या कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं फैक्ट है जो विवादित है, ठीक है, फैक्ट इशू है। तो जब तक आप उसको कोर्ट में नहीं लाओगे तब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू नहीं हो सकता ना, इनिशिएट ही नहीं होगा। तो किसी भी क्रिमिनल चार्ज को कोर्ट ऑफ लॉ में इनिशिएट करने के लिए
जब आप इंफॉर्मेशन देते हो कोर्ट को या पुलिस में फाइल करते हो तो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे किसी अपराध के होने की सूचना मैंने पुलिस को दी तो पुलिस क्या लिखेगा, एफआईआर लिखेगा, ठीक है, अगर वो अपराध की सूचना कॉग्निजेबल नेचर का है तो ये होता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब मैंने बता दिया था आप लोगों को। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है कि आप किसी अपराध स्थल पर नहीं थे, बावजूद इसके आपका नाम एफआईआर में है, तो आप जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे तो आप अपना डिफेंस ये रखोगे कि सर ये अपराध जहां हुआ था मैं वहां पे मौजूद था ही नहीं, और मैं जहां था वहां से इस अपराध स्थल पर आना लगभग नामुमकिन है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे जो है इस केस से बाइज्जत बरी किया जाए। अब मान के चलो मलाड में अपराध हुआ, राइट, 6 बजे, और मैं उसी दिन ठीक कलकत्ता में था, तो मैं उस दिन तुरंत आके 6 बजे मर्डर करके कलकत्ता जा सकता हूँ क्या? तुरंत का तुरंत नहीं जा सकता। मुझे कलकत्ता जाने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा, राइट, तो ये होता है। तो प्ली ऑफ एलिबाई तब लगाया जाता है जहां परिस्थितियां ऐसी हो कि आप वहां पे पहुंच ही नहीं सकते थे। अब ऐसा नहीं है क्या मलाड में मर्डर हुआ और आप कांदीवली में जाके बोलते हो सर प्ली ऑफ एलिबाई, मैं तो मलाड में था ही नहीं। अरे मलाड से कांदीवली आने में 5 मिनट का तो ट्रेन का डिस्टेंस है, कोई मर्डर करके 5 मिनट में नहीं आ सकता है क्या कांदीवली? गजब बात है। तो ये होता है। तो प्ली ऑफ एलिबाई वहां लगाया जा सकता है जहां पर डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए जो समय सीमा है वो नामुमकिन हो, ठीक है। अब कोई कलकत्ता से तुरंत आके मर्डर करके तुरंत तो नहीं जा सकता, राइट, तो ऐसा। नेक्स्ट है आपका बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 180 दिन वाला, आप लोगों को न्यूज में भी दिखाया था ना, गौशाला में डाला था मैंने कि 180 दिनों के बाद बच्चा हुआ तो लड़का बोलता है कि नहीं ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसका कोई एक भी बात नहीं सुना, बोला भाई ये तुम्हारे शादी के वैलिड शादी से 180 दिनों के भीतर ये बच्चा हुआ है तो ये मानूंगा मैं कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, क्योंकि लॉ ये मानता है कि 180 दिनों के बीच लीगली मैरिड के दरमियान अगर कोई बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट मतलब जायज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अबाउट व्हाट फैक्ट एविडेंस कैन बी गिवन। कौन से फैक्ट के लिए आप एविडेंस दे सकते हो? तो फैक्ट इन इश्यू के लिए आप दे सकते हो कि कोई भी फैक्ट इन इश्यू है, ठीक है, विवादित तथ्य है, उसमें अगर कोई भी फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर वो कनेक्टेड है फैक्ट इन इश्यू से, ठीक है, तो आपको वो देना होता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट होता है व्हेन ओरल एविडेंस ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेवेंट। कब ओरल एविडेंस को साबित करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना रिलेवेंट होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था जैसे एग्रीमेंट वाला मामला, ठीक है, लिव लाइसेंस वाला मामला, तो हम अगर मुंह से दे रहे हैं और हमारे पास एग्रीमेंट का कॉपी ही है तो हम एग्रीमेंट का कॉपी दे देंगे ना कोर्ट को, फिर हमें ओरल की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो ये जो 33 सवाल है ये यही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन अ विटनेस बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसर ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट हिम। नहीं, किसी विटनेस को जो है ना कोई भी गवाही देने से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा इस आधार पर कि वो खुद को क्रिमिनेट नहीं करना चाहता, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, कोई बंदा है, ठीक है, वो विटनेस के तौर पे बुलाया गया है और वो बंदा भी अपराध में शामिल था, अगर वो गवाही देता है तो वो खुद भी फंस सकता है, ठीक है। तो वो चाहता है कि उसका ये मानना है कि मैं अपने आप को अपराधी साबित कर दूंगा अगर मैं गवाही दूंगा तो मुझे गवाही नहीं देना है, मुझे एक्सक्यूज चाहिए। तो ये सवाल पूछ रहा है क्या कोई विटनेस ऐसा एक्सक्यूज ले सकता है क्या कि अगर मैं गवाही दूंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा इसीलिए मैं गवाही नहीं दूंगा? तो नहीं, एक्सक्यूज किसको मिल सकता है? किसी अक्यूज्ड को, ठीक है। जब आप कोई भी ये पढ़ोगे ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 है शायद, उसमें ये प्रावधान है कि कोई भी बंदा अगर अपराधी है तो भी उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम अपने मतलब गुनाह को कबूल करो, नहीं,
कोई भी बंदा अपने आप को क्रिमिनल साबित करने के लिए अगर एविडेंस नहीं देना चाहता है वो नहीं दे सकता है, ठीक है, वो अक्यूज्ड का राइट है। लेकिन यहाँ पे विटनेस है तो विटनेस को ये राइट नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। नो विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग अ क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी ऐसा सवाल जिससे कोर्ट या कोर्ट के अंदर वकील पूछ रहा है तो विटनेस को देना ही पड़ेगा, चाहे वो उससे अपराधी साबित हो जाए चाहे नहीं हो। इस मामले में अक्यूज्ड को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अधिकार दिया है कि किसी भी बंदे को खुद को गुनहगार साबित करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है? जब कैरेक्टर गुड होता है तब रेलेवेंट होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका इन क्रिमिनल केस व्हेन कैरेक्टर टेकन एज रेलेवेंट एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर, ये तो पहले भी बताया मैंने, जाने दो। इसके बाद है डिफाइन डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली एक सिग्नेचर होता है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, तो उसका आप जब बिल देखोगे ना तो उन लोगों के बिल पे एक सिग्नेचर टाइप का रहता है, कोड वर्ड रहता है, वो हर किसी मतलब जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंट करेगा ना उसका सिग्नेचर ऑटोमेटिक उसके साथ निकलता जाएगा, तो वो होता है सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर होता है वो, ठीक है। वो उसी को पता होता है जिसने एजेंसी वाले ने दिया है या सामने वाले जिसको ये मिलेगा वो उसको पता रहेगा, दो ही बंदे को पता होता है, तीसरा आदमी कोई उसके सिग्नेचर का यूज नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो होता है डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? सहायक अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब अक्यूज्ड। तो कोई भी अक्यूज्ड जब किसी अपराध में सहायता करता है तो उसको बोला जाता है अकॉम्प्लिस, ठीक है। अब अकॉम्प्लिस का एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? तो एविडेंशियरी वैल्यू होता है, ठीक है, जैसे मान के चलो मैं किसी के साथ अपराध किया, मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूं कि सर मैंने देखा इसी ने किया था, मैं सही में मैं बाहर गेट पे खड़ा था कि कोई देख तो नहीं रहा है और ये अंदर जाके चोरी किया, लेकिन मेन अक्यूज्ड ये है, तो कोर्ट मेरी गवाही लेगा, एविडेंशियरी वैल्यू तो है ना, ठीक है। और मुझे उस टाइम पर अकॉम्प्लिस विटनेस का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु इज एन अकॉम्प्लिस व्हेन हिज एविडेंस लीड टू कन्विक्शन। अकॉम्प्लिस का मतलब क्या है कि कोई भी बंदा किसी पर्टिकुलर एक्ट में जो कि ऑफेंस है उसमें पार्ट लिया हो, ठीक है, और उसको जो भी सामने वाला है उसको मतलब फंसाने के लिए, ठीक है, या उसको कन्विक्ट करने के लिए कोर्ट उसकी गवाही लेता है, ठीक है, उसका एविडेंशियरी वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या? कोई भी गवाह जो कोर्ट में बुलाया गया है गवाही देने के लिए, ठीक है, और वो गवाह उस गवाही जिसके पक्ष में देने आया था उसके पक्ष में न देके किसी अपोजिट पार्टी के पक्ष में देता है तो ये माना जाता है कि वो हॉस्टाइल हो गया है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं किसी गवाह को बुलाया कि भाई तू बोलना कि मैं नहीं था वहां पे, ठीक है, और वो आया कोर्ट में बोलता है कि सर यही था वहां पे और इसी ने वो किया है, तो सीधा पलट जाता है, तो उसको बोला जाता है हॉस्टाइल। नेक्स्ट है आपका प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ का मतलब क्या? मैंने आप लोगों को बताया था, डाउरी डेथ जब आप पढ़ोगे 304 भी आईपीसी में था पहले, उसमें ये लिखा है कि कोई भी महिला अगर शादी के 7 साल के भीतर मरती है और मरने के पीछे डाउरी डिमांड या उसके बॉडी पे कहीं इंजरी हो तो ये माना जाएगा कि वो डाउरी डेथ है, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के पास कोई केस आता है तो कोर्ट तो ये मान के चलेगा ना कि ये डाउरी डेथ है। अगर सामने वाला ये प्रूफ कर दे कि ये शादी के 7 साल के भीतर हुआ है, ठीक है, और इसके साथ पहले डाउरी का डिमांड होने का भी केस है, ठीक है, और जो महिला मरी है उसके बॉडी पे जले हुए का निशान है, तो अब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन है क्या कि इसको नकार दे? नहीं, कोर्ट बाउंड है कि उसके जो अक्यूज्ड है उसको ये मान ले कि हाँ इसी ने ये डाउरी डेथ किया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि ये इरेब्यूटेबल नहीं है, ठीक है, ये रेब्यूटेबल है। रेब्यूटेबल का मतलब है
कि अगर सामने वाला ये साबित कर देता है कि ये डाउरी डेथ नहीं है सर, आप जहां पे वो मरी है, देखिए मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज था, वो गैस खुला छोड़ दिया और माचिस जला दी, उसको भी नहीं पता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने गैस चालू कर दिया, देखिए सीसीटीवी में वो गैस चालू खुद से की है। ऐसा होता कि मैंने चालू किया है, वो माचिस जलाई तब, उससे एक दिन पहले देखिए हम लोग गोवा से हनीमून मना के आए हैं सर। अगर आप ऐसा कुछ प्रूफ कर देते हो तो फिर वो प्रिजम्पशन नहीं रहता, फिर कोर्ट जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो डाउरी डेथ जो होता है ना, वो रेब्यूटेबल में ही कवर होता है। मैंने आपको बताया था एविडेंस जो होता है दो तरीके का होता है। ठीक है, प्रिजम्पशन एक होता है रेब्यूटेबल, दूसरा होता है इरेब्यूटेबल। रेब्यूटेबल का मतलब मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम, इस दोनों में आप अपने एविडेंस दे के कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, लेकिन इरेब्यूटेबल में आपको एविडेंस देने का अनुमति दिया ही नहीं जाएगा। एग्जाम्पल फॉर, वो 180 दिन के भीतर अगर बच्चा हुआ है तो वो ऐसा। तो ये होता है आपका प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ में कोर्ट जो है ये मान के चलता है कि ये डाउरी डेथ ही है, लेकिन अगर सामने वाला, क्योंकि ये रेब्यूटेबल है तो सामने वाले को ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट मान के चलेगा कि ये डाउरी डेथ है। गॉट इट? किसी को यहां तक में मसला? ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेस गेस्ट। ठीक है, नहीं तो व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, हाँ, ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो प्राइमा फेसी वो क्या बोलते हैं रेलेवेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन वो बाद में रेलेवेंट हो जाता है। तो इसके हैं एग्जाम्पल है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई बंदा है वो हर दिन 100 डिलीवरी करता है, ठीक है, मतलब जो स्विगी में काम करता है वो हर दिन पर डे उसका 100 डिलीवरी फिक्स है, सुबह में आता है रात तक 100 डिलीवरी करता है। अब कोई ऐसा केस हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई ऐसा केस हुआ है उसमें उसके 100 डिलीवरी का कोई रिलेवेंसी हो सकता है क्या? कोई भी बंदा 100 डिलीवरी करे, 50 डिलीवरी करे, किसी भी केस में इसका कोई रोल हो सकता है क्या डिलीवरी से? नॉर्मली नहीं भाई, उसका रोजी रोटी वो तो करेगा ही ना, मर्डर तो नहीं किया है, किसी का चोरी तो नहीं किया है, वो 100 डिलीवरी करता है, उसका काम है वो करेगा। तो ये हमें नॉर्मली लगता है कि 100 डिलीवरी किया है तो कोई बड़ी, मतलब इसमें कौन सा गलत बात है, ये तो सही है, इसका कोई रोल थोड़ी हो। लेकिन यहाँ पर मैं अगर कोर्ट में केस करता हूं कि सर मैंने ऑर्डर बुक किया था, ये डिलीवरी उस बंदे के पास आया और वो मेरा नाम पढ़ा, ठीक है, और सर वो मेरा पड़ोसी है, ठीक है, उसको लगा कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इसका खाना बुक तो किया लेकिन इसने मेरे घर पे डिलीवरी नहीं किया, ठीक है, और कैंसिल कर दिया, ऑर्डर लेके 2 घंटा लेके फिर कैंसिल कर दिया। अब अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो उसके 100 डिलीवरी का जो वो ये है फैक्ट कोर्ट कंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये 100 डिलीवरी करता है तो ये एक डिलीवरी क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि सही में सामने वाला जो बोल रहा है कि ये आपसी दुश्मनी के कारण किया है सर, तो कोर्ट मान लेगा कि सही बात है। अगर तुम 100 डिलीवरी करते हो तो एक डिलीवरी क्यों नहीं किए, क्यों उसका डिलीवरी लेके फिर कैंसिल किए? इसका मतलब है कि तुमने यहाँ पे साजिश किया है, तुमने उससे बदला लेने की कोशिश करी है, राइट? तो यहाँ पे 100 डिलीवरी रेलेवेंट हो गया। तो ये तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते हैं नॉर्मली, ठीक है, लेकिन वो किसी दूसरे फैक्ट के साथ जब कनेक्ट होता है तो उसकी रिलेवेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। 100 डिलीवरी का नॉर्मली कोई रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरा डिलीवरी नहीं पहुंचा, ठीक है, और उसके साथ उसने वो 100 डिलीवरी करा है और तब मेरा नहीं पहुंचा, तो ये रिलेवेंट हो जाता है कि तुमने 100 कैसे किया जब एक का नहीं कर पाए तो, ठीक है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट है यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज रेस गेस्ट। रेस गेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो
कनेक्टेड हो और एक ही ट्रांजैक्शन में हुआ हो, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन में कोई फैक्ट है और कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, तब वो रेलेवेंट होता है और वो रेस गेस्टे होता है। और रेस गेस्टे हियरसे का एक्सेप्शन है। रेस गेस्टे का मतलब क्या है? देखो कनेक्टेड कैसे होता है, मैंने एग्जांपल दिया था शुरू में भी, वापस से दे रहा हूं, और ये 6 मार्क्स के लिए लिख लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। रेस गेस्टे का मतलब कोई भी ऐसा ये फैक्ट जो सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ है और कनेक्टेड है। एग्जाम्पल फॉर, वो महिला ने कॉल किया कस्टमर केयर को घबरा के कि सर मुझे पुलिस से बात करना है। वो बोला मैडम ये पुलिस सेंटर नहीं है, आप बोलो मैं पुलिस से कनेक्ट करा देता हूँ, मेरे पास नंबर है, मैं कनेक्ट। वो बोली नहीं नहीं, तो बोल कस्टमर केयर ने बोला मैडम आपका मुझे एड्रेस बताओ, मैं पुलिस तुरंत भेज देता हूँ। वो महिला जैसे ही एड्रेस बताई, फोन कट गया। फोन कट गया, उसको लगा कि उसका जान खतरे में था, तभी तो वो घबराई हुई कॉल की थी। उसने तुरंत पुलिस को उस मौके आए वारदात पे भेज दिया। वो महिला मरी हुई पाई जिसने उससे बात किया था, ठीक है। अब यहाँ पे उसका पति तो रीजन ले लिया कि अरे मैं बंदूक साफ कर रहा था तो लग गया, ये उसकी दलील है। लेकिन यहाँ पर महिला ने हियर से दिया था उसको, किसको? कस्टमर केयर को। तुरंत कॉल किया, कॉल करते ही तुरंत पुलिस आया, सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन में कॉल करते ही जब कॉल कटा ना, तब तक वो गोली लग चुका था उसको, उसके पति ने उसको मार दिया था, समझे। उसके पति को लग गया था कि ये कॉल करके किसी को बता रही है, तब तक में उसका पति आया और उसको मार दिया, ठीक है, तभी उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, कनेक्टेड है और सेम ट्रांजैक्शन है। ऐसा नहीं है कि लड़की ने फोन किया कल और मारा आज, ऐसा नहीं है। लड़की ने तुरंत फोन किया था, तुरंत पुलिस वहां से दौड़ा, यहाँ पे महिला का तुरंत मौत हुआ पड़ा था, सब आपस में एक ही ट्रांजैक्शन में हुआ है। तो ये रेस गेस्ट है, ठीक है। और कोर्ट ने माना कि उसका जो पति है वो दोषी है, वो झूठ बोल रहा है कि बंदूक का जो है गोली गलती से चला था। अगर बंदूक का गोली गलती से चलता तो महिला घबराई हुई क्यों होती, क्यों पुलिस से बात करना चाहती, क्यों उसका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और ये मर चुकी थी, ठीक है। तो ये रेस गेस्ट था। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस का मतलब है कोर्ट के द्वारा दिए गए नोटिस को जुडिशियल नोटिस बोलते हैं।